चलो, हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जा रहा है या फिर आप नहीं हो, तो आप उसके बारे में दूसरे स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करो ना कि हमें क्या पढ़ाया गया। या फिर आप मुझे भी पूछ सकते हो, ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज डालकर पूछ सकते हो क्या पढ़ाया गया, आप नोट्स के बारे में पूछ सकते हो, है ना? ठीक है। यस ओके। मैम। तो लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रही थी, है ना? और उसके बाद हमने डाइजेशन प्रोसेस को भी देखा था। तो एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। माउथ होता है सबसे पहला, तो फर्स्ट आप देख पा रहे हो माउथ होता है। ठीक है, माउथ में क्या क्या होता है? माउथ के अंदर टिथ के बारे में हमने पढ़ा था। फिर टंग्स होते हैं, टंग होता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना? सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं, कोई आइडिया? मैम 3। हाँ, कौन कौन से होते हैं? मैम पैरेटेड ग्लैंड, सब हाँ, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। हाँ, बिल्कुल सही। ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, आपको पता होगा? देखो, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, हमारे जो ईयर्स होते हैं ना, दोनों कान हैं, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो सब मैंडुलर होता है, ये जो हमारा जॉ बोन आप देख सकते हो, जो आपके दांत वाले एरिया है, जॉ बोन, ठीक है, उसके पास में होता है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है, जो हमारा टंग है ना, टंग टंग के नीचे वाला जो म्यूकस पार्ट आप देख रहे हो, वहां पे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। तो मेनली 3 ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सलाइवा की सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमारा माउथ होता है। फिर माउथ से नीचे, माउथ से आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैम माउथ के बाद हमने क्या पढ़ा था? और फेरिंग्स। फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है? फेरिंग्स में क्या होता है? मैम कॉमन स्पेस बिटवीन फूड एंड विंड पाइप। हाँ, एक कॉमन स्पेस होता है जहां से फूड भी पास करता है और विंड भी पास करती है ना? और फिर उसके बाद फूड और विंड दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। हमारा जो फूड होता है उसकी बात करेंगे, वो कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। इसोफेगस में जाता है। ओके। फिर अच्छा, विंड पाइप में भी जा सकता है, पर क्यों नहीं जाता है? एपिग्लॉटिस रहता है उधर। एपिग्लॉटिस रहता है ना, वो जो लैरिंग्स होता है उसके ऊपर एपिग्लॉटिस कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो एसोफेगस में जाता है। ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? एसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस होता है। ओके। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक। स्टमक। स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है, कोई और मुझे बताओ। लास्ट क्लास में और कौन कौन थे? अभी सारे बच्चे तो थे। स्वयं स्वयं आप थे लास्ट क्लास में, आप बताओ स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा था? यस मैम। आप थे ना लास्ट क्लास में? यस। हाँ, आप बताओ स्टमक के अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहा था। फूड जब स्टमक के अंदर जाता है तब क्या होता है? मैम अच्छा, ब्रेक डाउन जब, ऑफ फूड टेक्स्ट। हाँ, ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, जब फूड, जब एसोफेगस, जब हमारा फूड जो है वो सलाइवरी सलाइवा से मिक्स हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मैम बोलस। बोलस कहते हैं। ठीक है। फिर ये बोलस जो है, अभी ये बोलस हमारा स्टमक में जाएगा, है ना? स्टमक में जाके क्या होगा, बताओ। केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, तो मैकेनिकल तो ठीक है, केमिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है? केमिकल डाइजेशन के लिए जो हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है ना, हमारा स्टमक, चीफ सेल्स होते हैं वहां पे, वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। हाँ, पेप्सिन और रेनिन तो एंजाइम्स हो गए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। यस मैम। म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। यस मैम। ओके। तो ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? Ma'am, kills microorganism and हाँ activates pepsin and renin. हाँ, देखो स्टमक के अंदर क्या होता है ना कि जब HCl प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो ठीक है कि वो अगर कोई हमारे फूड के साथ माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं तो उनको किल कर देता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कि जो पेप्सिनोजन है, जो एंजाइम्स हैं हमारे स्टमक के अंदर, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो उन्हें कोई ना कोई एक्टिवेट करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और क्या होता है पेप्सिनोजन से वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं एंजाइम्स, और वो पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? और म्यूकस का क्या काम है? Protecting the inner lining of stomach and lubricating the bolus. हाँ, ठीक है। अब ये बोलस जो है वहां पे जाकर प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन हुआ, भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। अब ये जो फूड हमारे कहाँ जाएगा इसके बाद? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से पार्ट होते हैं? Duodenum, jejunum, ileum. Duodenum, jejunum और इलियम। क्या क्या हो रहा है इसमें? ड्यूडेनम, जो मेन डाइजेशन और डाइजेशन का प्रोसेस है वो ड्यूडेनम पे जाके खत्म हो जाता है ना। ड्यूडेनम में क्या क्या होता है? अब ये जो फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है इसे क्या कहते हैं हम? Ma'am, chyme. काइम। जो बोलस है और प्लस गैस्ट्रिक जूस जो मिलकर फूड को डाइजेस्ट किया, उसके बाद फूड को हम काइम कहते हैं, ठीक है। जो काइम है अब हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट तो लीवर और दूसरा पैनक्रियाज, इन दोनों से सिक्रेशन आएंगे। लीवर से क्या आएगा? Bile juice. बाइल जूस आएगा, और पैनक्रियाज से क्या आएगा? Pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस आएगा, ओके। तो बाइल जूस में, बाइल जूस का फंक्शन क्या है? Emulsification of fats. बाइल जूस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? कौन से एंजाइम? इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, Yes, ma'am, no enzymes. इसमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? Ma'am, trypsin, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, proelastase, lipase, pancreatic amylase और बहुत nuclease. सारे मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि जो फाइनली हमारा क्या हो रहा है, जो फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो इसमें सारे ही एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को, हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, तो सारे ही एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो एंजाइम्स पैनक्रियाज में मिल रहे हैं इसलिए हम उन्हें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कह देते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम हो जाएंगे? लाइक पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज हो जाएगा जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। पैनक्रियाटिक पेप्टाइडेज हो जाएगा। तो उस दिन आई थिंक आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन मतलब क्या था क्वेश्चन की? हाँ, प्रोटीन, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा था ना। आपने कहा था कि 2 टाइप के होते हैं, एक डाइटरी फूड से आता है और एनिमल प्रोटीन होता है, ऐसा कुछ था ना। Yes, ma'am.
हाँ, तो प्रोटीन जो होते हैं ना, देखो वो तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कि हमारा प्रोटीन, चलो ये वेजिटेबल से आ रहा है तो ये प्रोटीन है, वो एनिमल से आ रहा है तो एनिमल, वो इस तरीके से डाइटरी प्रोटीन्स को आपने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाओगे तो प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक टाइप का है, हर जगह उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइक वो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर हो जाता है, वो किस एंजाइम पे किस पार्ट पे वो एक्टिव है, उसके बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो प्रोटीन को आप ऐसे छोटे से पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हम, बहुत ही उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। आप जितने भी मतलब आगे प्रोसेसिंग पढ़ोगे तो वहां पे हर एक प्रोटीन का नाम छोटे छोटे से चेंजेस की वजह से नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइक वो अमाइनो पे काम कर रहा है कि वो कार्बोक्सिल ग्रुप पे काम कर रहा है तो उसका नाम अमाइनो पेप्टाइडेज हो जाएगा, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप पे काम करेगा तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो जो न्यूक्लियसेस को ब्रेक करेंगे तो पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस भी हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स है जो हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस में मिलेंगे, है ना। और साथ में इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस भी प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी एंजाइम्स होंगे, है ना। वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। हाँ, लाइपेज, माल्टेज, ये सब तो यहाँ पे भी है ना। अभी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वो एंजाइम्स होंगे जो फाइनली प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और तीसरा क्या था, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो एंजाइम्स हो जाते हैं डाइसैक्राइडेजेस, जो कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड्स पे काम करेंगे, डाइपेप्टाइडेजेस जो कि प्रोटीन पे काम करेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस, इस तरीके से डेजेस, इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर हो जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये देखो, ये जो मेनली है ना सैकराइड्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स, इन सब में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं मेनली उस बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। और तब जाकर उनका फाइनल डाइजेशन हो जाता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है बताओ। अभी हमने क्या क्या सीखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन। हाँ, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो लिवर से हमारा बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है जो क्या कर रहा है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है ना। फैट का इमल्सिफिकेशन करने का क्या मतलब हुआ? देखो फैट्स जो होते हैं बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनका डाइजेशन बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब तक आप पहले फैट्स को इमल्सिफाई नहीं करोगे ना, तब तक जो लाइपेजेस एंजाइम्स होते हैं वो उनको तोड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि फैट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करें, और वो छोटे छोटे टुकड़े कैसे होंगे? वो इमल्सिफिकेशन से होगा। लाइक ये फैट मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट आएगा, बाइल सॉल्ट आएगा, ये फैट है, ठीक है। बाइल सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये जो आपने इमल्सिफिकेशन वाले प्रोसेस में पढ़ा भी होगा इस तरीके से, है ना। हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक टेल होता है ना। नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। उसके बाद ये प्रोटीन के ऊपर ऐसे एक्ट करके इसको छोटे छोटे डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, और सॉरी फैट का डाइजेशन, मतलब डाइजेशन नहीं, उसको ब्रेक करता है, सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। फिर क्या होता है, लाइपेज इसके ऊपर आकर फैट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इस तरीके से फैट हमारा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, समझ रहे हो। मैम बाइल सॉल्ट का एग्जांपल्स। बाइल सॉल्ट का एग्जांपल, बाइल सॉल्ट का एग्जांपल मतलब वो तो सॉल्ट है ना, बाइल जूस जो सिक्रेट हो रहे हैं उसके अंदर लेसिथिन है और बाइल सॉल्ट है ना।
जो बाइल मैम तो जूस होता है उसके लिए। कोई स्पेसिफिकली सॉल्ट का नाम नहीं है? यहाँ पे ऐसे डाइजेशन में मुझे तो ध्यान नहीं है यहाँ पे सॉल्ट का नाम। आपने पढ़ा है क्या कोई सॉल्ट स्पेसिफिक होता है? मैम एक सुने थे लेकिन दो तीन होता है। एक सोडियम टोरोकोलेट सुने थे मैम। ओके, तो मैं इसके बारे में देखकर आपको बता दूंगी, है ना, बाइल सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और एक और एंजाइम था रेनिन, जो हमारे स्टमक में होता था ना, वो क्या करता है रेनिन? मैम वो तो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। हाँ, और रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? मैम कैटल्स में। हाँ, वो कैटल्स में होता है, जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनमें होता है, बट जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो इन्फेंट्स में होते हैं मेनली। ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं ज्यादा, है ना, तो रेनिन जो होता है वो मिल्क कोआगुलेशन में हेल्प करता है, दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए इन्फेंट्स में होता है ये। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसकी जगह पेप्सिन आ जाता है। ठीक है। और आपके एग्जाम में कई बार पेप्सिन और ट्रिप्सिन में भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे पेप्सिन और ट्रिप्सिन के? मैम पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है और ट्रिप्सिन हाँ। पैनक्रियाटिक जूस। हाँ, सही बात है। और किस तरीके का एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाएंगे? मैम पेप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करके उसको प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में चेंज करता है और ट्रिप्सिन प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करता है। ये किस हाँ, ये ठीक है। ये जो होता है ये एसिडिक एनवायरमेंट में सरवाइव करता है ना, क्योंकि जब हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरमेंट होता है, और ये एल्कलाइन। अल्कलाइन एनवायरमेंट में सरवाइव करता है। ठीक है। अभी क्या बोला था आपने, किसमें चेंज करता है? हाइड्रोलिसिस होकर प्रोटीन्स को मैम प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में। प्रोटियोजेज एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये क्या करता है? मैम वही प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करता है। हाँ, फर्दर इनको डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है ना। ठीक है। मैम हाँ, मैम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का क्या काम होता है? देखो, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया या कीमोट्रिप्सिन हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स को ही पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अमाइन ग्रुप हो रहा है, कोई कार्बोक्सिल ग्रुप हो रहा है, तो हर ग्रुप पे अलग अलग एंजाइम्स काम कर रहे हैं। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसमें नाम नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, तो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले प्रोटीन उस पार्ट पे एक्ट करके उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके। तो अब अच्छा, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब फूड कहाँ आएगा? जेजुनम में जाएगा, जेजुनम एंड इलियम। इसमें जो होते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ना, जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। किस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कोई आइडिया है? मैम अब्जॉर्प्शन तो दो तरीके से होता है, एक या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाए या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो जाए। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट से लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उनका तो वो तो फिर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन मुश्किल होता है, इसलिए फैट का एब्जॉर्प्शन आपको अलग से पढ़ना भी है कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है।
तो देखो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ इधर। ये मैं विलाई का डायग्राम बना रही हूँ। देखो ये वाला पार्ट पूरा क्या है, ये विलाई है, इधर ल्यूमेन विलाई का आउटर पार्ट हो गया, ये सारे ब्रश बॉर्डर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वेसल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। इसके अंदर फर्दर और ब्लड वेसल्स होते हैं और बाकी ये हमारे स्किन क्लियरिंग ब्लड वेसल्स जो फाइनली ब्लड में जाएगा सिक्रेशन। तो क्या होता है ना, ये जो आपका फैट मॉलिक्यूल था जो कि एमल्सिफाइड था, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स में फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका है। देखो ये वाला, यही वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये विलाई है, ठीक है। और ये जो ब्रश बॉर्डर आप देख रहे हो, इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे छोटे 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 ऐसे लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे माइक्रोविलाई होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक ऐसे यहाँ से वेसल निकलता है, इसको लैक्टियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, मैम हाँ मैम लैक्टियल क्या होते हैं? लिम्फ वेसल्स। हाँ, लिम्फ वेसल्स होते हैं जो कि हमारे जो फैट पार्टिकल है उसको क्या करते हैं, उसको ब्लड में सर्कुलेट मतलब पास कराने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है, अभी ये क्या होगा, हमारे माइक्रोविलाई के अंदर आएगा और यहाँ से डिसॉल्टेशन ऑफ फैट हो जाएगा, मतलब ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट है वो हट जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयरिंग आ जाएगी, एक प्रोटीन इसको आकर कवर कर लेगा। उसके बाद इससे क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। काइलोमैक्रोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो काइलोमैक्रोन है ये हमारे लैक्टियल्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लैक्टियल्स में हमारे एंटर कर जाएगा। लैक्टियल्स क्या होते हैं, इनको लिम्फ वेसल्स भी बोले जाते हैं, है ना। और ये व्हाइट कलर का दिखता है, क्यों दिखता है, मैम क्योंकि काइलोमाइक्रोन जो है व्हाइट कलर का होता है। हाँ देखो जो फैट, काइलोमाइक्रोन किससे बना हुआ है, फैट और प्रोटीन से, है ना। तो फैट और प्रोटीन वैसे भी आप घर में भी अगर मिक्स करके देखोगे, एक प्रोटीन प्रोटीन सॉल्यूशन कोई ले लो जिसमें प्रोटीन है, ठीक है, और उसको ऑयल वाले पार्ट में डालोगे तो व्हाइटिश अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप उसको मिक्स भी करोगे तो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि जो काइलोमाइक्रोन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, फैट पार्टिकल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो उसकी वजह से वो व्हाइट अपीयरेंस हो रहा है, एंड जब वो ट्रेवल कर रहा है लैक्टियल से, तो उसकी वजह से जो लैक्टियल है वो भी व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होगा, ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे सर्कुलेशन में चले जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। इस तरीके से ये फैट मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे ड्यूडेनम में एक एंजाइम्स होते हैं, एंटेरोकाइनेज, सुना है आपने, यस मैम। क्या करते हैं एंटेरोकाइनेज ड्यूडेनम में? मैम वो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करता है, ट्रिप्सिन बन जाता है और ट्रिप्सिन और सारे जो भी एंजाइम्स उनको एक्टिव करता है। हाँ, ये एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करते हैं ट्रिप्सिन में, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में
समझने में कोई प्रॉब्लम? आप और बच्चे आप भी रिस्पॉन्स करो। वैष्णवी, स्वयं, आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे? Yes. वैष्णवी, आपको क्या समझ में आया बच्चे? आप एक बार एक्सप्लेन करो। हमने एब्जॉर्प्शन में भी क्या क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ फैट मॉलिक्यूल्स का? आप ये डायग्राम देखकर मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। वैष्णवी, आपको समझ में आया? श्रेया, श्रेया, आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था। आप समझाओ मुझे। हाँ, आप समझाओ मुझे यहाँ पे ये क्या हो रहा है? फैट का डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है? Come on, Shreya, speak up. बताओ बच्चे, इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है ना। आपने जो भी समझा या आपको जो भी अभी फिगर में दिख रहा है यहाँ पे, आप उसको उसी चीज को मुझे एक्सप्लेन करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? मतलब कुछ समझाओ मुझे क्या हो रहा है। या तो बोलो, आप लोग बोलने में अगर हेजिटेशन कर रहे हो तो बोलो। बच्चे, बोलना भी बहुत जरूरी है ना? सिर्फ नॉलेज होना ठीक है, बट उसको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, ठीक है? बोलो आप। श्रेया। मैम, हाँ, मैम कोई कोई टर्म्स हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन सा टर्म? जैसे कि मैम जैसे कोई एंजाइम्स एंजाइम्स ये सब हम लोग नहीं पढ़े हैं पहले से, तो वो समझ में नहीं आ रहा उतना। अच्छा, ओके। हाँ, तो मुझे आप बीच में रोको, है ना, कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपने नहीं पढ़ा एंजाइम्स, ठीक है। मैं उसको फिर से आपको समझाती हूँ। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको, ठीक है? हाँ हाँ, क्या? We just know the basic ones. क्या बेसिक? And we just know this basic ones enzymes, not the higher level. ओके, बेसिक एंजाइम्स बताऊं मैं, ऐसा बोल रहे हो? यस हम मैम, हमने वो हम लोग पता को है, बेसिक लेकिन आप जो जो बताया बस। हाँ ठीक है, मैं बेसिक से बता रही हूँ। देखो, माउथ में पहले हम बात करते हैं, ठीक है? जो माउथ में हमारा सबसे मेन एंजाइम होगा, आपको ये नाम हमेशा याद रखना है। वो कौन सा होगा? बोलो श्रेया, आपको पता है? मुझे पता है कि आपको पता है, ये बताओ। Can you repeat? माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? Salivary amylase. सलाइवरी एमाइलेज, वेरी गुड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो माउथ में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? जो हमारा स्टार्च को माल्टो शुगर में कन्वर्ट। हाँ, एक सेकंड, ये कौन बोल रहे हैं? आद्या, आप बोल रहे हो? नहीं मैम, हम नहीं बोल रहे। ओके, ठीक है। हाँ, क्या करता है ये? स्टार्च को माल्टो शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या होता है, आपको पता है? शुगर। शुगर होता है। देखो, ये डाइसेक्राइड फॉर्म होता है शुगर का, ठीक है? जो हमारे शुगर है ना,
उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे उनका डिवीजन होता है। तो वो कैसे हो सकते हैं, वो मोनो हो सकते हैं, मतलब एक, वो डाई हो सकते हैं, वो ट्राई हो सकते हैं, वो टेट्रा हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते करते वो पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, है ना, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। तो जो अभी ट्राई से लेकर 10 तक, 10 यूनिट्स तक हम उनको ओलिगोसेकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये नाम आ जाएगा तो अब कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया, ये सारे ही शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो माल्टोज हमारा क्या है, वो एक डाइसेक्राइड का फॉर्म है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ पार्शियल डाइजेशन हुआ है ना, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमारे स्टमक में एंजाइम्स होंगे, कौन से होंगे, हमारे स्टमक में जो सबसे कॉमन एंजाइम है वो है पेप्सिन and mucus. हाँ, म्यूकस और HCl जो है वो एंजाइम नहीं है, वो सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक जूसेस से सिक्रेशंस है, ठीक है। जो हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं वो एंजाइम से पेप्सिन और रेनिन होता है। रेनिन जो होता है वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन हम एडल्ट्स में नहीं पढ़ते, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को किसमें डाइजेस्ट करता है, किसमें डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को, बताओ। Ketones. हाँ, प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स में डाइजेस्ट करेगा ना। तो ये सिंपल एंजाइम हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कोई एंजाइम होते हैं क्या स्टमक में, देखो वैसे तो स्टमक में थोड़ा बहुत बहुत ही लिटिल अमाउंट में फैट का भी डाइजेशन होता है, तो लाइपेज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट हम ओवरऑल मतलब अगर देखते हैं तो जो मेन डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का ही होता है, इसलिए हम लाइपेज की बात स्टमक में नहीं करते, ठीक है। अब देखो, अब बात स्मॉल इंटेस्टाइन की कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वो वहां पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है। मतलब फूड में आपके जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, सॉरी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस मतलब कि वो जो आपके डीएनए है, आरएनए, ये है ना, इन सब का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो एंजाइम्स है वो कहाँ से आएंगे, वो पैंक्रियाटिक जूस से आएंगे, ठीक है, जो पैंक्रियास सिक्रीट करेंगे, है ना, पैंक्रियास सिक्रीट करेंगे पैंक्रियाटिक जूस, और जो मैक्सिमम एंजाइम होंगे वो पैंक्रियाटिक जूस से ही आएंगे, क्योंकि क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल जूस होता है लीवर से जो आता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो। यस मैम। तो इसमें पैंक्रियास से आ रहे हैं, तो हम इन्हें नाम देंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, है ना। अमाइलेज, अमाइलेज जो है वो किस ग्रुप का एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा हमारा पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेजेस, जो पेप्टाइडेजेस होते हैं वो किस पे काम करते हैं, प्रोटीन्स पे काम करते हैं, है ना। थर्ड हो जाएगा पैंक्रियाटिक, मैंने ये टर्म भी पहले सुना था, पेप्टिडाइसिस, अब बता दीजिए ये क्या है। हाँ क्या वो बोल रहे हो बच्चे, मैम पेप्टिडाइसिस क्या होता है? पेप्टिड पेप्टाइडेजेस जो होते हैं ना, ये कॉमन ग्रुप है एंजाइम्स का, ठीक है। पेप्टाइडेजेस एक कॉमन नाम हो गया समझो,
जो प्रोटीन्स पे काम करेंगे और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, है ना, उनको पेप्टाइडेजेस बोला गया है। वो सिर्फ एक नाम है, ऐसे समझो कि बहुत सारे एंजाइम्स है उसके अंदर, और एक कॉमन नाम हमने उसको दे दिया पेप्टाइडेजेस, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को फाइनली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो पैनक्रियाटिक न्यूक्लिएजेस। अब हमने इसे न्यूक्लिएजेस क्यों बोला, क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, डीएनए होता है, आरएनए होता है ना, ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, जिस पे काम करेगा Yes, ma'am. न्यूक्लिक एसिड। तो ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, एक कॉमन नाम हमने इनको दे दिया। फिर उसी तरीके से पैनक्रियाटिक लाइपेजेस हो जाएंगे। लाइपेजेस क्या करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट ओवरऑल कॉमन एंजाइम्स हो गए जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अभी कोई डाउट है किसी को? नो। ओके, अच्छा, जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उसे कोई टर्म दिया गया, आपको पता है वो टर्म क्या होता है? यस मैम, क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस। मैम, हाँ, मैम सीआईएफ के बारे में बता सकते हैं कुछ? क्या सीआई है? मैम क्या कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, मैम ये भी स्टमक में रिलीज होता है लेकिन इसका फंक्शन नहीं पता। जी, इंट्रिंसिक फैक्टर्स ये सब जो होते हैं ना, ये आपको बहुत ही हाई लेवल में स्टडी करनी होगी, 10th के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कहीं पढ़ा भी तो जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये मतलब इनका कहीं ना कहीं या तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक्टिवेट कर रहे होंगे, प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन में इनका रोल होता है। ठीक है, या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट कराना हो, किसी मॉलिक्यूल्स को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना हो, तो फैक्टर्स आके अटैच हो जाते हैं ताकि वो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जा सके, है ना। तो अभी एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि सीआई फैक्टर क्या होता है, बट जो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं इनका यही काम होता है। ठीक है, अगर सेंट्रिकस भी बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। इसमें कोई और किसी को कुछ पूछना है डाइजेशन? हाँ हाँ पूछो। मैम, ये जो आपने भी टर्म मेंशन किया उसका मतलब? हाँ, क्या ये टर्म सकस सेंट्रिकस क्या? नहीं समझ आया, क्या है ये इंटेस्टाइनल जूस है, जो इंटेस्टाइन से जो जूस सिक्रीट हो रहा है ना, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होता है ना, तो वो पूरे जूस को क्या बोला जाता है, सकस सेंट्रिकस। ये एक टर्म है बस, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये जूस होता है इंटेस्टाइनल जूस, इसके अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। तो उससे उन सब से मिलकर एक जूस बना है, उस जूस का नाम है सकस एंटेरिकस। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे हैं और बताओ। मैम, हाँ, मैम ये सकस एंटेरिकस ब्रूनर्स ग्लैंड से आता है या फिर क्रिप्स ऑफ लाइबरकिन से? गोनाड्स ग्लैंड से क्या बोल रहे हो? मैम मतलब ये कहाँ से सीक्रेट होता है मैम, सकस एंटेरिकस? जो बॉल है इंटेस्टाइनल बॉल, उसी से सिक्रीट होंगे ना। नहीं मैम, ग्लैंड के स्पेसिफिक ग्लैंड के बारे में पूछना था। ओके, स्पेसिफिक ग्लैंड का तो भी मुझे आइडिया नहीं है, ये मैं आपको देखकर बता दूंगी। ठीक है, चलो आगे। आगे हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, है ना। तो स्टार्ट करें आज हम रेस्पिरेशन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपके पीडीएफ फाइल में।
क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व किए हैं क्या? यस मैम। सबने कर लिए? ये सारे क्वेश्चंस आप पीडीएफ खोलकर देखते हो ना, इसमें क्या क्या है? नो मैम, हम अभी तक हम लोग ये नहीं किए। आपको पीडीएफ नहीं मिला है? मैम हमारे पास PDF बुक है है। हमारे पास। है ना? तो हार्ड कॉपी है। हाँ, तो हार्ड कॉपी तो अच्छी बात है ना, हार्ड कॉपी से तो और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं? यस मैम। ओके, सारे बच्चों ने कर लिए? नो मैम। नो मैम। नहीं? ठीक है, तो चलो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और सारे बच्चे मुझे इसका आंसर करेंगे, ठीक है? वैष्णवी, स्वयं, सुचितन, श्रेया, पुष्कर, सारे बच्चे, सबकी आवाजें आनी चाहिए ना मुझे। सुन रहे हो अर्पित? बाकी कोई भी नहीं बोल रहा, सिर्फ आद्या बोल रही है। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, चलो यहाँ पे आप मुझे सब एक एक करके आंसर दोगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकल कैविटी में स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? अर्पित बताएगा मुझे, बकल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? अर्पित, आप अनम्यूट कर सकते हो। अर्पित, बोलो बच्चे। आप अटेंड कर रहे हो क्लास? दिव्यांगी, यस मैम। आप बताओ कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है बकल कैविटी में? बकल कैविटी क्या होता है? जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है ना, तो क्या क्या Yes, देखते ma'am. हो माउथ के अंदर? आप क्या क्या देखते हो? टंग एंड टीथ। टीथ एंड टंग, और सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना? ठीक है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स। टीथ्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, कौन कौन से आपने 4 टाइप्स के टीथ देखे थे? इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर, ठीक है। और डिफाइन पेरिस्टाल्सिस क्या होता है ये? क्या होती है पेरिस्टाल्सिस? Rhythmic contraction and expansion that helps in the movement of bolus. वेरी गुड, ठीक है। एसोफेगस में जो कंट्रैक्शन एंड पेरिस्टालाइटिस और पेरिस्टालाइटिक मूवमेंट सेम चीज है। क्या क्या? हाँ, मूवमेंट बोल लो, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल लो, या पेरिस्टाल्सिस बोल लो, वो दोनों एक ही टर्म है, ठीक है? वो दोनों एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है हमारे एसोफेगस के मसल्स में, है ना, उसी मूवमेंट को ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जा रहा है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of alimentary canal is adapted for complete digestion and absorption of food? कौन सा पार्ट है? Small intestine. स्मॉल Small इंटेस्टाइन। intestine. intestine, है ना? ठीक है। सलाइवरी माइलिन्स का एक्शन बताओ, क्या करता है सलाइवरी माइलिन्स? Helps in the partial digestion of starch molecules to maltose and isomaltose. Okay. Which protein digesting enzyme is present in gastric juice? आइसोमाल्टोज क्या होता है? आइसोमाल्टोज, वो भी देखो, वो भी एक फॉर्म ही है ना माल्टोज का।
माल्टोज में ही जब बॉन्ड्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाते हैं, लाइक फर्स्ट कार्बन पे है कि सेकंड कार्बन पे है, तो सिर्फ उसकी वजह से नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। मैम इतना हम लोग हाई लेवल का पढ़े नहीं। हाँ, जरूरत भी नहीं है आपको इतना हाई लेवल की पढ़ने की। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके आगे अगर आपको बायोलॉजी में ग्रेजुएशन करना है तो आपको पढ़ना है हाई लेवल का, ठीक है। बट अभी आप सिंपल सिंपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है ना, आप उन्हीं को पढ़ो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, फैट फैट को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है हमें? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। हाँ आद्या, आपको पता है, आप तो मुझे दूसरे स्टूडेंट्स को भी मौका दो, है ना, कि वो लोग बता दें। उनको आइडिया है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो श्रेया श्रेया आप बताओ, फैट्स को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? श्रेया, स्नेहा। मैम व्हाट? हाँ श्रेया, आप मुझे बताओ, जब हम फैट को कंप्लीट डाइजेशन कर लेते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? बताओ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, है ना, यही दो चीज हमें मिल रही थी ना। यस। आप बच्चे, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये सब जो बता रही हूँ मैं क्लास में, ये तो बेसिक टर्म्स ही हैं जो आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें आपको तभी याद होंगी जब आप उसको घर में जाके 2 बार 3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, है ना, तभी आपको टर्म्स भी याद होंगे कि इन्हें क्या बोलते हैं, उनका क्या फंक्शन है। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्लास खत्म, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना। यस मैम। ओके, इमल्सिफिकेशन आपको पता है क्या होता है? इमल्सिफिकेशन, या क्या कर रहे थे हम, फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, डाइजेशन हो रहा था फैट मॉलिक्यूल का, उसे इमल्सिफिकेशन कह रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं? विली हाँ हाँ बोलो, किसने बोला? मैम, विली जूली। एंड माइक्रो विली। हाँ, माइक्रोबिलाई, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट सलाइवा का तो हो गया था। HCl का रोल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, ये ठीक है, अभी बता दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि हु हैज लॉन्गर इंटेस्टाइन, गोट और लायन, एंड व्हाई? goat. गोट, वेरी गुड, क्यों? To digest cellulose. र्यूमिनेंट्स है ये। हाँ, पुष्कर बोलो बोलो, क्यों होते हैं गोट में लंबा, क्यों होता है इंटेस्टाइन? बोलो, आप कुछ बोल रहे थे ना। To digest cellulose. को डाइजेस्ट हाँ, करने के लिए। क्योंकि वो ज्यादातर हार्बीवोरस होते हैं ना, हार्बीवोरस ही होते हैं, वो मेनली सेलुलोज कंटेनिंग फूड ही खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्बीवोरस में प्रेजेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, जो फूड होगा उसको काफी टाइम भी लेते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारे मतलब उनके इंटेस्टाइन में वो फूड जो है वो काफी टाइम तक स्टोर भी रहेगा, और फिर धीरे धीरे उनका डाइजेशन होगा। तो इसलिए क्या होता है, उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो काफी लंबा होता है। और कार्निवोरस में क्या होता है, लायन वगैरह में, कि वो मीट प्रोडक्ट खाते हैं ना, तो उनका इंटेस्टाइन इसलिए छोटा होता है क्योंकि वो जो फूड होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आपको प्लांट्स वाला याद है ना, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, की भूल गए सब? किसी ने रिवीजन नहीं किया होगा मुझे लग रहा है। मैम याद है।
याद है? आद्या आपको याद है? अभी बाकी बच्चों से पूछ लो, याद है सबको? यस मैम। ओके। थैलाकॉइड्स क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, सबको पता है, याद है? रिवीजन कर ले हम लोग। मैम थाइलाकॉइड के बारे में वो बता दीजिए। थैलाकॉइड के बारे में बता दो। ठीक है, और बाकी बाकी सब याद है? थैलाकॉइड में क्या होता था? मैम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, क्या केमिकल एनर्जी? लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, इसमें इस तरीके के अरेंजमेंट्स आप देख पा रहे थे। ये सारे क्या थे, जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्हें क्या कहते हैं? ये थैलाकॉइड्स होते हैं। हाँ, ग्रैनम कहते हैं नहीं? नहीं, ये एक जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर आप देख लो, उसको थैलाकॉइड्स कहते हैं। और जो इसका जो ये पूरा पेयर है, जो स्टैक्स जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हैं, इन्हें हम ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना? इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेला। लैमेला। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। याद आ रहा है? यस मैम। ओके। तो क्या क्या हो रहा था लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि यहाँ से लाइट आ रही थी, है ना? लाइट आ रही थी, और क्या आ रहा था? क्या चाहिए होता है लाइट रिएक्शन के लिए? क्या चाहिए होता है और लाइट रिएक्शन के लिए? वाटर। हाँ, मयंक आप बताओ, क्या चाहिए होता है? क्या क्या चाहिए होता है हमें लाइट रिएक्शन के लिए? आप भूल गए ना आप लोग सारा? याद नहीं है? यहाँ से लाइट आ रहा था और वाटर आ रहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी। फोटोलिसिस होकर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा था एटमॉस्फेयर में, और क्या क्या बन रहा था? कौन कौन से? ATP एंड NADPH2। एटीपी एंड NADPH बनते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के, है ना? ये क्या होते हैं? एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? लाइट रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा लाइट रिएक्शन के बाद? मैम ATP और NADPH2 को यूज करके डार्क रिएक्शन होगा। हाँ, फिर वो स्ट्रोमा के अंदर जाते हैं और स्ट्रोमा में फिर कैल्विन साइकिल होती है ना, फिर वहां पे डार्क रिएक्शन होता है। याद आ रहा है सबको? मैम हाँ, मैम कितने टाइम्स रन करना पड़ेगा केल्विन साइकिल को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए? देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, यस मैम। तो 6 बार रन करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ओके। और किसी को, किसी में कुछ डाउट? मैम हमको था। हाँ बोलो। मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है?
देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन का एक टाइप है जिसमें कि कोई भी प्रोटीन जो होते हैं ना उनकी मदद से डिफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं ना, तो इनका डिफ्यूजन करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ती है। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो अब हमें आगे स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन। आज स्टार्ट करें हम लोग या नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास, ओके। तो अभी तक डाइजेशन आपको सारा क्लियर है, ह्यूमंस में, प्लांट्स में? मैम हाँ मैम प्रोटीन्स में तो था कि जो प्रोटीन्स जो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड होता है इट एंटर्स जो एंटेरोसाइट्स हैं बाय सेकेंड डिग्री एक्टिव हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट। तो मैम ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या नहीं? हाँ, क्या हो रहा है, प्रोटीन्स का क्या हो रहा है? तो मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स जब होता है तो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जो भी है इट एंटर्स जो एंटेरोसाइट में एंटर करते हैं बाय सेकेंड डिग्री एक्टिव हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट। तो तो देखो ये यहाँ पे हम किसी ना किसी का हेल्प ले रहे हैं ना, सेकेंड डिग्री एक्ट जो कह रहे हो आप, ट्रांसपोर्टर का हेल्प ले रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर भी क्या है, जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैम यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्यों? हाइड्रोजन ही क्यों, देखो क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रेजेंट है ना, ये फ्रीली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं। और ये जो एटीपी होता है, एटीपी काइनेज के बारे में भी आपने सुना होगा। यस मैम। तो एटीपी काइनेज क्या करता है, इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एटीपी काइनेज के थ्रू। तो वो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से वो जो काइनेज होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जब आप रेस्पिरेशन भी पढ़ोगे तो इसमें भी यहाँ पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। सारे बच्चों को ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बस आधे को बता रही हूँ कि जब ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एटीपी काइनेज जो होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यूज करके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। यस मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन? मैम स्फिंक्टर किस टाइप के मसल से बनता है? सेंस्टर, सेंस्टर इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप कहाँ से पूछ रहे हो? मैम मतलब कि हमारा जितना बड़ा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसमें मैम कितना सारा स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ बोर्डाई जो भी है, मैम ये सब किस मसल्स का बनता है? वो शायद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं मसल्स के। ये तो टिश्यूज है, ये तो कितने होते हैं आप कैसे बता सकते हो, ये तो मसल्स में होते हैं, ये तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, वो तो डिफरेंट मसल्स मैम में डिपेंड किस करेगा। टाइप के मसल से बनते हैं ये? क्योंकि ये बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं किसी भी चीज का आना या जाना हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो मैम ये किस टाइप सर्कुलर के? सर्कुलर होते हैं, मेनली सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है। यस मैम।
और कोई? आगे आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में? आप आगे क्या करना चाहते हो? मैम नीट। नीट, ओके। तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ते हो, है ना? ओके, और कोई? और कोई पूछो। प्लांट्स या एनिमल्स, डाइजेशन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन। मैम आप लोगों ने नोट्स बनाए इसके? हाँ, बोलो। मैम गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक और पार्ट होता है स्टमक का जो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको एर्जेंटिफिन बोलते हैं। तो मैम उसके कितने सारे पार्ट्स हैं? एर्जेंटिफिन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो मैं आपको हॉर्मोन्स के बारे में बता सकती हूँ, जो डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। यस मैम, यस मैम। जो गैस्ट्रीन है, कोलेसाइटोकाइनिन ऐसा कुछ होता है, सिक्रेटिन, ये सब हॉर्मोन्स के बारे में पूछ रहे हो आप? हाँ मैम। मैम इसका क्या यूज होता है? देखो, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसमें जो हार्मोन होता है वो होता है गैस्ट्रीन। ठीक है। गैस्ट्रीन क्या करता है कि वो जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। वो सिग्नल भेजेगा कि अभी हमारा फूड हमारे स्टमक में आ गया है, ठीक है, तभी हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सिक्रेट होने लगेंगे, है ना? तो ये काम किसका? ये गैस्ट्रीन हार्मोन होता है, ये गैस्ट्रीन का काम है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें भूख लगती है तो ये कौन सा हार्मोन होता है जो हमें बताता है कि हमें भूख लग गई है? ग्रेलिन, है ना? कौन सा हार्मोन होता है? ग्रेलिन हार्मोन होता है जो स्टमक में होता है, जो हमें बताता है कि अब हमें भूख लगी है, अब हमें खाना चाहिए, ठीक है। यस मैम। अच्छा, जब HCl और ये सारे जूसेस सिक्रीट हो जाएंगे एंड जब फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कौन सा हार्मोन होगा जो हमें बताएगा कि अब सिक्रेशन को रोक देना चाहिए? वो हार्मोन होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, पेप्टाइड। हाँ, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसी को एंटेरोगैस्ट्रोन भी कहते हैं क्या? एंटेरोगैस्ट्रोन, हाँ, एंटेरोगैस्ट्रोन का सेकंड नेम तो मुझे आइडिया नहीं है, बोलते होंगे इसे। और इस तरीके से तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं ना जो आपको बताते हैं। अभी जैसे हमने एंटेरोकाइनेज का पढ़ा था, फिर पेप्सिन को जो कर रहे थे HCl हो रहा था जो उन्हें एक्टिवेट कर रहा था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को जो सिग्नल देते हैं कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करना है, वो कौन से हार्मोन होते हैं? वो होते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रेशन के लिए सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। मैम ऐसा कितना टाइप का हार्मोन होता होगा? बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, मतलब हर एक काम के लिए आपको अलग अलग हार्मोन्स मिलेंगे। लाइक इंसुलिन को सिक्रेट करना है तो फिर कोई हार्मोन आ जाएगा। मतलब बॉडी में कितने सारे मैकेनिज्म्स चल रहे हैं इंटरनली, आपको पता भी नहीं है ना। तो हर एक चीज के लिए हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, जो कि हमें सिग्नल्स भेजते हैं और फिर वो सिग्नल्स रिसीव करके सेल्स एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, और कोई? और बाकी बच्चे कुछ पूछो। वैष्णवी, आनंद, बाकी सब चले गए? सबने क्लास ही छोड़ दिया? ओके, और ठीक है। तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करना, इसका प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना, है ना? जब तक आप नोट्स नहीं तैयार करोगे आपको चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है।
यस मैम। ठीक है, और बाकी सारे बच्चे आप लोग भी सुन रहे हो? आप लोग अगर चलो आगे नीट नहीं भी करना चाहते हो तो भी आप 10th के लेवल पे पढ़ाई करो, है ना? और इन सारी चीजों को जो बताया क्लास में वो सारी चीजें 10th के लेवल की हैं, ठीक है? ओके, चलो क्लास, फिर थैंक यू। थैंक यू मैम।